हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल द्रोणा नीट जी। और मैं आपका जय सर आपके लिए 12th CBSE जो फिजिक्स का एग्ज़ाम होने वाला है उसका कुछ काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। उनमें से एक टॉपिक जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था मैं लेके आ गया हूँ बच्चों। अपन आज बात करने वाले ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की, वो भी क्विक रिवीजन के साथ। दैट मीन्स अपन इसको डिटेल स्टडी नहीं करने वाले हैं। मैं कोशिश करूँगा इसको इस लेक्चर को जल्दी से जल्द ख़त्म करूँ, और साथ ही इस लेक्चर को शुरू से लेकर एंड तक आप देखना जरूर, ताकि आप CBSE में आने वाले इस टॉपिक पे जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको आप अच्छे से लगा सको, चाहे वो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन हो। ध्यान रखना, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट मेरे लिए 100% ये हो गया है कि मेरी जो प्रिडिक्शन है वो ये है कि इसमें से केस स्टडी का क्वेश्चन तो जरूर बनने वाला है। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स को अपन ढंग से देखते हैं। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहले मैं आपको जो बताने वाला हूँ, तो चलो शुरू करते हैं बिना देरी के। सबसे पहले क्या लिखा है बच्चों मैंने? आई। देखो पहले आराम से स्टार्ट करते, फिर अपन थोड़ा स्पीड पकड़ेंगे ना। आंखों की बात करें, दैट मीन्स अपन क्या करने वाले हैं, आई के बारे में जो भी स्टडी हमें करनी चाहिए, जैसे बायोलॉजिकल फैक्टर को तो साइड में रखेंगे, आई के फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से आई में क्या क्या चीज़ें अपन को पहले से पता होनी चाहिए उसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ, ठीक है ना। ह्यूमन आई की बात करेंगे, बायोलॉजी के हिसाब से नहीं, फिजिक्स के हिसाब से। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि मैंने यहाँ पर आपको एक कौन सा व्यू दे रखा है बच्चों, आई का फ्रंट व्यू दे रखा है, और एक मैंने आपको दे रखा है क्रॉस सेक्शन, ठीक है ना। ये आपको दिख रहा होगा क्रॉस सेक्शन आई। तो क्रॉस सेक्शन को अगर ढंग से देखो आप, तो आपके पास एक पोर्शन है जिससे लाइट एंटर हो रही है। वो पोर्शन क्या कहला रहा है बच्चों हमारे लिए? प्यूपिल। इसी प्रकार आई के बाकी पूरे सराउंडिंग पार्ट को देखो आप, आउटर मोस्ट लेयर को देखेंगे ना, तो स्क्लेरा आपके पास एक पार्ट मिलेगा, और साथ में कॉर्निया आपको एक पार्ट मिलेगा, जो कि ये 1/6 पार्ट होता है आई का। मतलब इतना सा पोर्शन, ये ब्लू कलर का आपको पोर्शन दिख रहा होगा, ये कॉर्निया है हमारे लिए। और स्क्लेरा जो होता है वो 5/6 पार्ट होता है आउटर मोस्ट लेयर का। अब लेयर की बात कर रहे हैं तो लेयर के थोड़ा सा अंदर चले जाते हैं, तो आपको दिख रहा होगा स्क्लेरा के जस्ट बाद एक लेयर आ रही, जिसको अपन क्या नाम दे रहे हैं बच्चों? पिगमेंटेड लेयर। एक्चुअली में पिगमेंटेड लेयर का काम क्या है? देखो, लाइट जब प्यूपिल से एंटर होती है, रेटिना पे पड़ती है। रेटिना देख रहा है आपको, लास्ट में आपको रेटिना, और तुम्हें पता है कि रेटिना पे फोकस होने के बाद हमें कुछ चीज़ें दिखना स्टार्ट होती है, और वही किस में जाती है बच्चों? ऑप्टिक नर्व्स में। न्यूरॉन्स किसके पास जाते हैं? दिमाग के पास जाते हैं, सही है ना बच्चों, सिग्नल देने के लिए। तो इसी प्रकार पिगमेंटेड लेयर क्या करती है, जो हाई इंटेंसिटी वाली लाइट जो होती है उनको ऑब्जॉर्व कर लेती है, जैसे UV रेज हो गई, ठीक है। तो उनको ऑब्जॉर्व करना या उसको हार्म होने से बचाना, रेटिना को हार्म होने से बचाने के लिए प्यूपिल लेयर जो है ना, पिगमेंटेड लेयर, सॉरी प्यूपिल क्या, पिगमेंटेड लेयर जो होती है वो उसको बचाने का काम करती है। जैसे यहाँ पर बहुत डार्कनेस रहती है, क्या रहती है बच्चों? थोड़ी सी डार्कनेस रहती है, ऐसा अपन कह सकते हैं। और इसमें क्या बच गया हमारे पास, देख सकते हो आप बच्चों, आइरिस, जो कि क्या कर रहा है, प्यूपिल के दोनों तरफ है। और मैं वैसे क्या कर सकता हूँ, ये मैंने क्या प्यूपिल बनाया जो है ना, ये लाइट को एंटर करने के लिए बनाया है। ये जो आइरिस है, इसके देखना साइड में क्या जुड़े हैं बच्चों? मसल्स जुड़े हुए हैं, जो कि किसको बैलेंस करके रखे हुए हैं बच्चों? ये लेंस को बैलेंस करके रखे हुए हैं। किसको बैलेंस करके रखे हुए हैं? लेंस को। मतलब लेंस को सपोर्ट कौन दे रखा है? वो है इसकी मसल्स। वो भी किससे जुड़े हुए हैं? आइरिस से, ठीक है। तो ये लेंस से जुड़े हुए हैं आइरिस के मसल्स, और ये इसको क्या करते हैं, जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल बताता हूँ। जब कोई ऑब्जेक्ट मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है, कोई लाइट ज़्यादा आ रही है, तो अपन अपनी आंखों को क्या कर लेते हैं? छोटी कर लेते हैं। छोटी करने का मतलब हो गया कि ये जो मेरे पास आइरिस है, ये दिख रहा है आपको, ये वाला पोर्शन, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये पोर्शन आइरिस, ये कभी कभी कम हो सकता है और कभी कभी ये फैल भी सकता है। अगर ये फैल रहा है, दैट मीन्स आप प्यूपिल का साइज कम कर रहे हो। प्यूपिल का साइज कम कर रहे हो, दैट मीन्स आप आने वाली लाइट को रोकने का काम कर रहे हो। रोकने का काम कर रहे हो, तो ये आइरिस क्या करती है? प्यूपिल को छोटा कर देती है, दैट मीन्स आने वाली लाइट को कम देते। जैसे ज़्यादा रोशनी होती है ना, एग्जाम्पल बताता हूँ। कभी लाइट से आपको एनर्जी फील हुई है? बिल्कुल हुई होगी। जब आप मॉर्निंग में सुबह सुबह उठते हो, जैसे ही लाइट ऑन होती है, आंख बंद होने के बावजूद भी हमारी आंखों पर कुछ ना कुछ इंटेंसिटी का असर तो होता है। होता नहीं होता? बिल्कुल होता है। इंटेंसिटी का असर, इसका मतलब लाइट के अंदर एनर्जी तो है। इसी प्रकार से ये प्यूपिल और ये आइरिस बिहेव करते हैं। और मैं आपको बता दूं, आइरिस कनेक्टेड है मतलब किससे बच्चों? मसल। वो भी किसको? लेंस को। और लेंस को एडजस्ट करता है कि हम आने वाली लाइट को एक्सेप्ट करें या नहीं करें, ठीक है। वो इसके कर्वेचर को एडजस्ट करता है। मैं तुम्हें बताता हूँ, एग्जाम्पल है, जैसे हमारे पास ये मेरे पास फार पॉइंट है, मतलब दूर में कितना देख सकता हूँ। तो मैं तुम्हें बता दूं, हर ह्यूमन आई का फार पॉइंट अलग अलग रहता है। जैसे मेरा फार पॉइंट बहुत ही कम है, मेरी दूर की नज़र बहुत कम है, लेकिन नियर पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास की नज़र तो बिल्कुल ठीक है।
मतलब मैं आसानी से देख सकता हूँ। और किसी भी ह्यूमन आई का जो नियर पॉइंट होता है उसे डी से रिप्रेजेंट करते हैं और कितना होता है 25 सेंटीमीटर होता है। अब एग्जांपल देखो कि नियर पॉइंट के लिए लेंस क्या करता है, अपने आप के कर्वेचर को थोड़ा सा बढ़ा देता है, जिससे जो इमेज मिलेगी वो कहाँ मिलेगी बच्चों, रेटिना पे ही मिलेगी। और अगर मैं फार पॉइंट की बात करूँ तो लेंस अपने आप के कर्वेचर को थोड़ा सा कम कर देता है, ताकि आपको दिख रहा है रेटिना पर फोकस है। तो ये लेंस अपने आप को एडजस्ट कैसे कर पा रहा है, उसका काम कौन करता है बच्चों, वो करता है आइरिस की जो मसल्स उसके साथ कनेक्टेड है वो लेंस को एडजस्टेबल करती है, ताकि आप आसानी से रेटिना पर फोकस कर सको या किसी भी इमेज को देख सको। ह्यूमन आई में मैं इससे ज़्यादा कुछ आपको बताऊंगा नहीं, इससे मैं आगे चलता हूँ। सबसे पहले हमारे पास आता है क्या लिखा है बच्चों मैंने, एंगुलर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज। ये टॉपिक जो मैं सामने रख रहा हूँ इसका मतलब इसके जस्ट बाद बाकी सारी चीज़ें बहुत आसान होने वाली है। ध्यान से देखना क्या लिखा है बच्चों मैंने, ऑब्जेक्ट एंगुलर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। एंगुलर साइज का मतलब जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पर ये मेरे पास मेरे नैन नक्षत्र हो गए, ठीक है, और इनको देखेंगे ना तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों अलग अलग दिख रहे होंगे आपको, दिख रहे नहीं दिख रहे। तो इसका भी हाइट अभी h0 है और इसकी भी हाइट कितनी है, h0 है। बस एंगल का फर्क है कि दूर वाली जो इमेज है ना उसका एंगल कितना मान लेता हूँ मैं, θ2 मान लेता हूँ, फास्ट वाली को कितना मान लेता हूँ, θ1। अगर मैं बात करूँ tan थीटा की तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और अगर मैं बात करूँ tan θ1 की तो इसका परपेंडिकुलर कितना होगा tan θ1 का, वो है हमारे पास h0 और इसके बीच की डिस्टेंस मतलब कितनी मान लेता हूँ मैं, x1। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी मान लेता हूँ बच्चों मैं, x2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x1। इसी प्रकार मुझे बताओ कि tan θ2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी h0 अपॉन x2। अब एक्चुअली में एंगल इतना छोटा होता है कि ऑप्टिक्स के अंदर तुमने देखा होगा इनको लगभग θ1 और θ2 ही मान लेते हैं। ये एक्चुअली में क्या कहलाता है, इसे ही अपन क्या कहते हैं बच्चों, एंगुलर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और इमेज। अगर तुम्हें ये टॉपिक समझ में आया तो आगे बहुत समझ में आएगा। वैसे समझ में आने की जरूरत नहीं, मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें ना तो tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और इससे काफ़ी सारी चीज़ें आसान होने वाली है। बायोलॉजी फैक्टर जल्दी से मतलब आसानी से इसको समझ अगर नहीं पा रहे हो तो तुम्हें क्या करना है, tan थीटा से ही इसको समझते हुए चलना है और तुम इस फॉर्मूले को ही आगे लेते हुए चलो। हम क्या करेंगे, इसी एंगुलर साइज को यूज़ करने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप पढ़ने के लिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेलीस्कोप पढ़ने के लिए। एक्चुअली में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर अपन यही तो पढ़ने वाले हैं कि माइक्रोस्कोप क्या होता है और उनके रे डायग्राम कैसे बनते हैं, मैग्नीफिकेशन पावर कैसे निकालते हैं, उसी टाइप से अपन इसको कंटिन्यू करते हैं। तो क्या एंगुलर साइज आपको समझ में आ गया, जल्दी से बता दो। एंगुलर आपको समझ में आया तो मैं आगे चल सकता हूँ। एंगुलर साइज का मतलब हो गया कि ये कितने एंगल पर इसका साइज बढ़ रहा है या घट रहा है। तो तुम याद रखना एंगुलर साइज को निकालने के लिए tan थीटा, और ये थीटा इतना छोटा है कि इसको tan थीटा को ही थीटा मानेंगे। निकालने का तरीका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फॉर्मूला याद रखना, थीटा के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होगी, बेस हमेशा क्या होगा, बेस होगा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस कोई बड़ी बात नहीं है। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या, सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप स्टार्ट करने के लिए अभी मैंने माइक्रोस्कोप यूज नहीं किया। आप देख सकते हो ये नैन नक्षत्र कि मेरे पास एक h0 की इमेज दे रखी है और ये मेरे पास है क्या बच्चों, ये नियर पॉइंट है ना। तो पहले मैं तुम्हें नियर पॉइंट और फार पॉइंट के बारे में बता दूं। शायद तुम्हें पता चल गया होगा, नियर पॉइंट किसी भी ऑब्जेक्ट का कितना है 25 मतलब डी से रिप्रेजेंट कर, और फार पॉइंट किसी भी ऑब्जेक्ट किसी भी मतलब आई का कितना हो सकता है बच्चों, हमारे लिए बहुत इनफाइनाइट भी हो सकता है। जैसे मेरे लिए अलग है, किसी के लिए अलग होगा, जो ग्लासेस नहीं लगा रहे उसके लिए बहुत अलग हो सकता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपन। हमारे पास अगर मैं इसी θ0 मानता हूँ तो tan θ0 की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, परपेंडिकुलर, ठीक है, अपॉन में बेस। तो θ0 एंगुलर साइज कितना आ गया मेरे पास, h0 अपॉन में d। लेकिन मुझे इसी ये क्या ले रखा बच्चों हमारे पास, इसको मैं एक काम करता हूँ, मिटा देता हूँ। इसी ऑब्जेक्ट का मुझे क्या करना है, साइज थोड़ा सा बढ़ाना है, क्योंकि तुम्हें पता है जैसे तुम इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर लेके आओगे साइज तो बढ़ जाएगा, लेकिन ये इमेज कैसी हो जाएगी बच्चों, ब्लर्ड हो जाएगी। अगर ये इमेज ब्लर्ड होगी तो तुम आसानी से इसको देख नहीं पाओगे। तो बताओ इसके लिए तुम किसका यूज़ करोगे। सबसे पहला सिंपल सा एग्जांपल है मैग्नीफाइंग ग्लास। सिंपल माइक्रोस्कोप का मतलब ये है कि मैग्नीफाइंग ग्लास अपन इसके बीच में लेके आ जाएंगे। ऑब्जेक्ट को ये रहने दो, मैग्नीफाइंग ग्लास को अपन लेके आते हैं। दिख रहा है ऑब्जेक्ट अभी मेरे पास यहीं पे है, और मैंने काफ़ी सारे डायग्राम तुम्हारे लिए पहले बना रखे ताकि अपना समय थोड़ा सा बचे। ये मेरे नैन नक्षत्र हो गए नीचे, दिख रहा है बच्चों। आप देख सकते हो कि ये मेरे पास मैग्नीफाइंग ग्लास मैंने रख दिया है यहाँ पर। तो आप सबको दिख रहा होगा कि ऑब्जेक्ट का साइज अब मतलब मेरे लिए क्या बन गया है,
बड़ा हो चुका है। दैट मीन्स इसे मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बच्चों, एच आई से। ऑब्जेक्ट के साइज को किससे रिप्रेजेंट करा बच्चों मैंने, एच नोट से। आपको ये वाला एंगल तो याद ही होगा, उसको मैं क्या बोलूँगा, थीटा नोट। लेकिन अब जो एंगल बनने वाला है उसे अपन क्या बोलने वाले हैं, थीटा आई। थीटा आई मतलब इमेज वाला जो एंगुलर साइज है, ठीक है ना। तो क्या तुम्हें थीटा नोट की वैल्यू पहले ही बता दी मैंने, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। इसकी वैल्यू क्या थी बच्चों, एच नोट, और नीचे कितना था मेरे पास, डी। तो मुझे बताओ कि अगर मैं थीटा आई निकालने जाऊंगा तो मुझे बताओ थीटा आई की वैल्यू भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसको समझते हैं अच्छे से, ठीक है ना। मेरे पास ऑब्जेक्ट कहाँ पड़ा था, यहाँ पड़ा था। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी मान लेता हूँ, यू, ठीक है। लेकिन मुझे इमेज कहाँ मिल रही है, यहाँ, ठीक है। तो इमेज की डिस्टेंस कितनी मान लेते हैं अपन बच्चों, डी, क्योंकि यही डिस्टेंस है जिससे मुझे मतलब नियर पॉइंट जो मुझे दिखने वाला है, ठीक है। ये मेरी नियर डिस्टेंस भी कहलाएगी। तो मेरे पास ये u हो गया, ये d हो गया। और अगर मैं यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन बेस निकालता हूँ तो थीटा आई के सामने परपेंडिकुलर कितना है बच्चों मेरे पास, एच नोट, और बेस कितना है मेरे पास, u। क्या आपको समझ में आई ये चीज़, एक बार ढंग से देख लो। देखो मैं यहाँ तक पहुँचने से अच्छा मैं यहीं पर काम कर लूँगा, क्योंकि आप सबको दिख रहा होगा ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल एक दूसरे के। और सिमिलर ट्राइंगल के कंसेप्ट बताने से अच्छा है आप इसको टेन थीटा से याद रखो। टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, दैट्स इट। अब यही थीटा आई से रिप्रेजेंट हो जाएगा, कितना हो जाएगा, एच नोट अपॉन में यू। तो मेरे पास मैग्निफिकेशन निकालने के लिए, एम का फॉर्मूला निकालने के लिए मैं तुम्हें बता दूं, एक्चुअली में इसका फॉर्मूला होता है साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब इसमें साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट की जगह मैं आगे क्या लगा देता हूँ, एंगुलर साइज ऑफ इमेज और एंगुलर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। दैट मीन्स एम, अब जो फॉर्मूला पहले h2 अपॉन h1 हुआ करता था, अब उसे मैं थीटा 2 अपॉन थीटा 1 से रिप्रेजेंट करूंगा। दैट मीन्स ये थीटा आई हो जाएगा और ये थीटा नोट हो जाएगा। तो मेरे पास अब मैग्निफिकेशन जो मिलने वाला है पावर का फॉर्मूला, वो क्या मिलेगा, m इज इक्वल्स टू थीटा आई अपॉन थीटा नोट। और थीटा आई की वैल्यू क्या है मेरे पास, आप देख सकते हो, ये रही, कितना है, एच नोट अपॉन में यू। इसी प्रकार थीटा नोट की वैल्यू कितनी बच्चों, एच नोट अपॉन में दी। आप सबने नोटिस किया होगा कि मैंने थीटा 1 और थीटा 2 मतलब थीटा नोट और थीटा आई, ऑब्जेक्ट के लिए एंगुलर साइज और इमेज के लिए जो एंगुलर साइज मैंने लिया है उसमें एच नोट रखा है, एच आई को कंसिडर नहीं किया। दैट मीन्स ये दोनों आपस में कटने चाहिए, आपको दिख गया होगा। अब मेरे पास जो m मिलेगा वो कितना मिलने वाला है, d अपॉन यू। क्या मेरा मैग्निफिकेशन ये फाइनल आंसर है, नहीं, इसको थोड़ा आगे कंटिन्यू करना पड़ेगा। एक्चुअली में मुझे यहाँ पर u की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। u की वैल्यू निकालने के लिए वैसे तो मैं तुम्हें फॉर्मूला बता देता हूँ, इसका फॉर्मूला होता है बच्चों एफ डी अपॉन एफ प्लस डी, अगर तुम्हें लेंस फॉर्मूला याद है। लेकिन फिर भी मैं इसको प्रूफ करके बताऊँगा। आप देख सकते हो सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए डेरिवेशन के लिए मैंने एक पेज छोड़ रखा है। फॉर्मूला क्या आएगा, 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू बराबर 1 अपॉन एफ। अब इस डायग्राम को आप अच्छे से देखेंगे तो ऑब्जेक्ट की रे कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है। दैट मीन्स यू तो क्या है, नेगेटिव रहेगा। और टकराने के बाद पहला फोकस यहीं का कंसिडर हो रहा है, इसका मतलब एफ पॉजिटिव रखेंगे। लेकिन इसकी इमेज कहाँ मिल रही है, पीछे की तरफ मिल रही है, इसलिए अपन इसको क्या रखेंगे, माइनस की तरफ रखेंगे। तो मुझे पता चल गया कि u की वैल्यू नेगेटिव रखेंगे, d की वैल्यू नेगेटिव रखेंगे, लेकिन f पॉजिटिव रखेंगे। समझ में नहीं आया हो तो मैं वापस बता सकता हूँ एक बार और, देखना जरा अच्छे से बच्चों। मुझे पता है मैं क्या करने वाला हूँ, लेंस फॉर्मूला यूज करने वाला हूँ। और यहाँ पर क्या ले लिया मैंने बच्चों, साइन कन्वेक्शन। तो मुझे साइन क्या रखना है, ठीक है ना बच्चों। तो साइन रखने के लिए क्या करूँगा, आप देख सकते हो कि ऑब्जेक्ट यहाँ पड़ा है तो रे ऑफ लाइट ऐसे जा रही है। तुम्हें पता होगा अपन ने ऐसा डायग्राम पहले भी बनाया है कॉन्वेक्स लेंस के लिए, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पड़ा हो, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में पड़ा हो। तो आपको पता होगा कि इमेज हमेशा कैसी बनती थी, इरेक्ट बनती थी, रियल नहीं बनती थी, इमेजिनरी बनती थी, और वो भी बिहाइंड द लेंस बनती थी, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि u की वैल्यू भी क्या कंसिडर करेंगे, नेगेटिव। और ऑब्जेक्ट भी अगर उल्टा बन रहा है तो मतलब उल्टी साइड बन रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, नेगेटिव। लेकिन जाने वाली रेस पहले किस फोकस को टच कर रही है, इधर वाले फोकस को या उस वाले फोकस को, दैट मीन्स पॉजिटिव। ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ। अब इसमें सारी वैल्यू रख देता हूँ। तो 1 अपॉन v की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, माइनस का d, क्योंकि ये v ही d है हमारे पास। इमेज की डायरेक्शन कहाँ मिल रही है, ये v ही क्या है मेरे लिए, d का काम करेगा। फिर माइनस का 1 अपॉन माइनस का u बराबर 1 अपॉन का f। तो ये 1 अपॉन यू हो जाएगा, d वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, 1 अपॉन एफ प्लस 1 अपॉन डी। 1 अपॉन यू की वैल्यू क्या जाएगी, अगर मैं एलसीएम ले लूँगा f अपॉन डी तो यहाँ पर क्या चलेगा, f प्लस डी। अगर u की वैल्यू निकालूंगा तो f अपॉन डी बटे एफ प्लस डी स्वाहा। तो यहाँ से मुझे किसकी वैल्यू मिल जाएगी बच्चों, u की। अब सोचो जरा, मैंने अभी मैग्नीफिकेशन की वैल्यू निकाली थी। क्या निकाली थी बच्चों, आप सबको दिख रहा है, d अपॉन में u। तो मेरे पास यहाँ पर आ गया d और नीचे क्या आ जाएगा u। u की वैल्यू पुट करूँगा तो f अपॉन डी, और ऊपर कितना चला जाएगा, f प्लस में d, d से d कैंसिल, क्या बचेगा, f प्लस डी डिवाइडेड बाय
एफ, तो एम की वैल्यू क्या मिलने वाली है 1 प्लस डी अपॉन में एफ। एक्चुअली में मैग्निफिकेशन जो मुझे मिला है ये किसके लिए मिला है बच्चों, नियर पॉइंट के लिए मिला है, मतलब पास के लिए। और अगर मैं किसके लिए निकालता बच्चों, फार पॉइंट के लिए, तो फार पॉइंट का मतलब मैं दूर देखना चाहता हूँ, दूर तो कहीं पे भी देख सकता हूँ, तो मेरा v जो होगा ना वो d के बराबर नहीं होगा, वो किसके बराबर हो जाएगा, इनफाइनाइट के बराबर। सोचो जरा, अगर ये इनफाइनाइट हो जाएगा तो 1/u माइनस 1/v बराबर 1/f के हिसाब से इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/u 1/f। ये तो नेगेटिव है, ये जीरो हो जाएगा क्योंकि 1/इनफाइनाइट की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों मेरे पास, जीरो। तो 1/u ही 1/f, तो मतलब u की किसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी बच्चों, f की। अब याद रखना ये चीज़ें मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा, स्पीड में तो नहीं चल रहा मैं, चलेगी नहीं इतनी स्पीड तो, ठीक है। u की वैल्यू एक्चुअली में मैं क्या रखूँगा बार बार, अब जैसे ही मैं फार पॉइंट की बात करूँगा, इनफाइनाइट की बात करूँगा, कि इमेज इनफाइनाइट पे बन रही है, फार पॉइंट पे बन रही है, दूर बन रही है, तब मैं u की वैल्यू में से क्या रख दूंगा बच्चों, f फोकस पे पड़ा है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार अगर मैं इसी m की वैल्यू निकालने जाऊँगा तो d के नीचे किसका डिवाइड हो जाएगा, f का, क्योंकि u की वैल्यू क्या मिली मुझे, f मिली। अब मैं तुम्हें एक चीज़ रटने के लिए बोल रहा हूँ कि अभी अभी मुझे m की वैल्यू क्या मिली थी 1 प्लस डी अपॉन एफ, जब मैं नियर पॉइंट पर था। तो जब भी मैं फार पॉइंट पर जाऊँगा तो 1 गायब कर देना, बस इतना सा ही रट लेना बच्चों। ये नीट जेई पॉइंट ऑफ व्यू से है कि फॉर्मूला तुम्हें कैसे याद रहना चाहिए। जैसे मैं फार पॉइंट या इनफाइनाइट पे इमेज बना रहा हूँ तो इसका मतलब 1 को गायब कर दूंगा, और अगर मेरे पास नियर पॉइंट की बात हो रही है तो इसका मतलब उसके अंदर 1 रहेगा। 1 को गायब करने के लिए इतना बड़ा डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, आपको ये फॉर्मूला बस सिर्फ और सिर्फ याद होना चाहिए। क्या मेरी बात क्लियर हुई, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? एक बार आप वापस रिपीट कर लीजिए कि मैंने सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए क्या बताया कि मैंने साइज ऑफ ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा बड़ा देखने के लिए, अभी तो इसका एंगुलर साइज इतना है, लेकिन जैसे बड़ा देखूंगा तो मुझे मैग्नीफाइंग ग्लास सामने रखना पड़ेगा, उससे मेरे को जो इमेज मिलेगी वो थोड़ा साइज में बड़ी मिलेगी। साइज में बड़ी जो इमेज मिली उसका मैग्नीफाई पावर निकालने के लिए मुझे एंगुलर साइज दोनों का निकालना पड़ा, दोनों के एंगुलर साइज को पटकना पड़ा, यहाँ पर यू की वैल्यू निकालनी पड़ी, लेंस का फॉर्मूला थिन लेंस फॉर्मूले को उठाना पड़ा जिससे मुझे यू की वैल्यू मिली। अब याद रखना बच्चों, हमेशा यू की वैल्यू में ये उठाऊंगा, ये ड्राइव करके नहीं बताऊंगा। एक बार मैंने आपको ड्राइव करके बता दिया, बाकी आप होमवर्क करते रहना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। ये सारे मैंने मैग्निफिकेशन निकाल लिया है, तो आपको मैग्नीफाइंग पावर f बराबर 1 प्लस डी अपॉन एफ, और f डी अपॉन एफ ये किसके लिए बच्चों, नियर पॉइंट के लिए, और ये फार पॉइंट के लिए। ये ध्यान रखना, ये आपके पास सिंपल माइक्रोस्कोप कंप्लीट होता है। क्या मैं आगे चल सकता हूँ? आगे चलने से पहले चलो एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखते हैं बच्चों। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा बच्चों, क्या लिखा हुआ है, अ थिन कॉन्वेक्स लेंस ऑफ अ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। मैं बता देता हूँ बच्चों, यहाँ पर लिख देता हूँ कि गिवन मेरे पास क्या क्या है ना, कलर चेंज करते हैं। गिवन है मेरे पास फोकल लेंथ कितनी है बच्चों, 5 सेंटीमीटर। अगर फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है, यूज एज अ सिंपल माइक्रोस्कोप बाय द पर्सन विद इन नॉर्मल नियर पॉइंट। बच्चों देखो नॉर्मल नियर पॉइंट, और तुम्हें पता है नियर पॉइंट ही क्या होता है, डी होता है, और वो किसके बराबर होता है, 25 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो अपन को बोला व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर निकालने का फॉर्मूला 1 अपॉन डी प्लस एफ लेंगे, या फिर डी अपॉन एफ लेंगे। तुम्हें पता है नियर पॉइंट के लिए ये लेंगे और फार पॉइंट के लिए ये लेंगे, तो ये वाला फॉर्मूला नहीं उठाऊंगा, ये वाला फॉर्मूला ले लूंगा। तो एम एन बराबर 1 प्लस डी की वैल्यू 25 और इसकी वैल्यू 5 को इससे काट दूंगा, तो 1 प्लस 5 आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 6। इसको हटा देता हूँ मैं ना, फार पॉइंट है ना, इसमें कोई यूनिट नहीं आएगी, तो मेरे पास मैग्निफिकेशन कितना आ गया नियर पॉइंट का, वो आ गया मेरे पास 6। क्या मेरी बात क्लियर हुई क्या बच्चों? मैं इस बार थोड़ा सा स्क्रीन से साइड होकर बताऊंगा तुम्हें, ऐसे तो पता चलता है कि मैं ही लिख रहा हूँ, ठीक है ना। समझ में आ गया क्या बच्चों? आगे चल सकता हूँ। सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए इतना ही आपको पता होना चाहिए। न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एसएल अरोड़ा या एससी वर्मा या डीसी पांडे के 2-2, 3-3 न्यूमेरिकल आप ट्राई कर लेना, आपको सबको समझ में आ जाएगा। चलो बच्चों थोड़ा मैं आगे चलता हूँ। आप चाहो तो बच्चों सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए सबसे पहले एंगुलर साइज का टॉपिक बिल्कुल क्लियर कर लेना। नहीं समझ में आया पहले वीडियो पॉज करके अच्छे से देख लो। एंगुलर साइज का बहुत बड़ा योगदान है। एंगुलर साइज अभी तक मैग्नीफाइंग पावर निकालते थे साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, अब करेंगे एंगुलर साइज ऑफ इमेज अपॉन एंगुलर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इससे थोड़ा आसान हो जाएगा। अलग अलग तरीके से पढ़ाया जाता है ये टॉपिक। मैं जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ उसमें अपन एंगुलर साइज की बात कर रहे हैं, वैसे इसको दो तरीके से और पढ़ाया जा सकता है। सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल से थोड़े से टॉपिक को बड़ा कर दिया जाता है, कंफ्यूज कर दिया जाता है, तो अपन इस कंफ्यूजन का हिस्सेदारी नहीं रखेंगे। कंटिन्यू करता हूं बच्चों मैं आगे। सिंपल माइक्रोस्कोप को कंप्लीट करने के बाद हमारे पास अब जो बचता है वो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप को समझाने के लिए, ठीक है, मैं डायग्राम को कंप्लीट कर लेता हूं आपके लिए।
हाँ तो बच्चों, ये डायग्राम मैंने आपको लिए बना दिया। जैसे जैसा सीक्वेंस मैंने रखा है उसी सीक्वेंस से आपको याद रखना पड़ेगा कि सबसे पहले अपन ने ऑब्जेक्ट से स्टार्ट किया और खत्म काम पे किया बच्चों इमेज पे। जैसी ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्टिव लेंस, इसमें दो टाइप के लेंस होते हैं। एक कौन सा होता है बच्चों? ऑब्जेक्टिव लेंस, जो कि किसके पास पड़ा होता है बच्चों? ऑब्जेक्ट के पास। और एक होता है हमारे पास आई पीसेस, ठीक है ना बच्चों? आई पीस जो क्या कहाँ पर पड़ा रहेगा बच्चों? आंखों के पास पड़ा रहेगा। इसमें मैं बता देता हूँ कि माइक्रोस्कोप पढ़ रहे हैं, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट के पास का जो लेंस है उसका साइज, रेडियस ऑफ कर्वेचर या अपर्चर जो होता है वो साइज में कम होता है, लेकिन आई पीसेस जो होता है वो उसका साइज थोड़ा सा बड़ा होता है। तो माइक्रोस्कोप के लिए और टेलीस्कोप के लिए मैं आपको कंपेरिजन बता दूंगा ताकि आप अच्छे से डायग्राम या रे डायग्राम को याद रख सको। तो चलो कंटिन्यू करते हैं बच्चों। ऑब्जेक्टिव लेंस और आई पीसेस के बीच में जो रे डायग्राम बन रहा है, ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट जाएगी, तो मैं यहाँ पर बना देता हूं। रे ऑफ लाइट दोनों तरफ से गई। रे ऑफ लाइट पहले कहां से गुजर रही बच्चों? फोकस से गुजर रही, क्योंकि पैरेलल वाली हमेशा फोकस से जाएगी और इसका फोकस कितना बच्चों हमारे पास? f0 गिवन है। उसके बाद क्या दे रखा बच्चों? जैसे ही रे ऑफ लाइट एक पॉइंट पर कट करती है तो मुझे एक ऑब्जेक्टिव लेंस की इमेज मिल रही है। उस इमेज को क्या नाम दे दिया बच्चों मैंने? H1, क्योंकि बच्चों मैं बता देता हूं ये इमेज जो है ये वो फाइनल इमेज नहीं है जिसकी हमें जरूरत है। ये केवल और केवल ऑब्जेक्टिव लेंस से बनने वाली इमेज की वैल्यू है। हमें तो आगे चलना है जो आईपीसी से मुझे दिखने वाला है। अगर इसी रे ऑफ लाइट को मैं आगे बढ़ाता हूं तो आपको ये दोनों पॉइंट से दिख रहा होगा कि आईपीसी से यहां से रिफ्लेक्ट होने के बाद, मतलब रिफ्रैक्ट होने के बाद रे ऑफ लाइट जो होती है वो इस पॉइंट पे मिल रही है। दैट मीन्स ये मुझे क्या मिल रही है? यहां पर, यहां मुझे मिल रही है फाइनल इमेज। और बताओ फाइनल इमेज, पहले ऑब्जेक्ट का साइज कितना था? H0, अब इसका साइज कितना हो गया बच्चों? HI। दैट मीन्स ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है, इसका नाम कंपाउंड इसलिए क्योंकि इसमें सबसे पहली बात तो दो लेंस यूज हो रहे हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप में केवल एक मैग्नीफाइंग ग्लास, दैट मीन्स सिंगल लेंस से ही काम हो जाता था। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंस यूज हो रहे हैं, एक जो ऑब्जेक्ट के पास पड़ा है, एक जो इमेज के आई के पास पड़ा है। आपको पता चल गया होगा कि ऑब्जेक्टिव लेंस से आई पीसीस के बाद जो नई इमेज मिलती है उस इमेज को अपन क्या फाइनल इमेज बोल रहे हैं। और क्या फाइनल इमेज का साइज बढ़ चुका है क्या? तो हमारे पास जवाब आ चुका है कि हाँ, फाइनल इमेज का साइज तो बढ़ चुका है। तो क्या मैं इसके लिए भी मैग्नीफाइंग पावर निकाल सकता हूं? तो बिल्कुल निकाल सकता हूं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अपन क्या करेंगे, सबसे पहले हमें पता है कि ये मुझे अगर अच्छे से दिख रहा है, अगर मुझे ये अच्छे से दिख रहा है बच्चों, इसको मैं उठा लेता हूं, ठीक है। ठीक है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को क्या बोलूंगा मैं बच्चों? D। ऑब्वियस बात है, मिनिमम डिस्टेंस, नियर पॉइंट डिस्टेंस कितनी होती है हमारे पास? D। अगर ये इमेज मुझे एक्चुअली में दिख रही है, इसका मतलब ये इसकी नियरेस्ट पॉइंट पर आ चुकी है। लेकिन ऑब्जेक्ट स्टार्ट जो हुआ था उसे अपन क्या बोलेंगे? U0। U0 के जस्ट बाद जो नई इमेज मिल रही है उस नई इमेज को क्या बोलूंगा मैं बच्चों? V0। U0 मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पे पड़ा है, स्टार्ट कहाँ से, और ऑब्जेक्टिव लेंस का, और V0 क्या? ऑब्जेक्टिव लेंस का इमेज क्या है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक इसे अपन क्या बोलेंगे बच्चों? ये हो जाएगा हमारे पास UE। ये है मेरे पास फर्स्ट। वैसे तुम्हें शायद याद होगा कि कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के अंदर अगर कोई भी फर्स्ट लेंस से इमेज जो बनती है वो सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का बिहेव करती है। तो मुझे पता चल गया है कि फर्स्ट लेंस से जो भी इमेज मिलने वाली है ये अब इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करने वाली है। दैट मीन्स UE का मतलब हो गया इस फाइनल वैल्यू की जो इमेज मिल रही है मुझे, ऑब्जेक्टिव लेंस की जो इमेज मिल रही है वो आई पीसेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। और इस ऑब्जेक्ट के बाद में जो मुझे नई इमेज मिलेगी VE फाइनल इमेज, उसे अपन क्या बोलेंगे? D से रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले मैं मैग्नीफाइंग पावर की वैल्यू निकाल लेता हूं। तुम्हें पता मैग्नीफाइंग पावर का मतलब हो गया मुझे एक तो थीटा नोट का डिवाइड करना पड़ेगा, मुझे थीटा आई का डिवाइड करना पड़ेगा। तो लेट मी टेल यू अबाउट द थीटा नोट। तो आपको पता चल गया होगा कि ये मेरे पास जो इमेज मिल रही है इसे अपन क्या बोलेंगे? थीटा नोट। ये भी क्या कहलाएगा बच्चों? थीटा नोट। और ये क्या कहलाएगा? यहाँ से ये वाला एंगल आई पीसीस वाला, इसे अपन क्या बोलेंगे? थीटा आई। तो चलो स्टार्ट करते हैं थीटा नोट की वैल्यू निकालने के लिए। कलर ये रहने देते हैं, तो tan थीटा नोट निकालूंगा। फॉर्मूला क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहने वाला है। तो tan थीटा नोट का दिख रहा है बच्चों, यहां से लेके आता परपेंडिकुलर कितना आ रहा है हमारे पास? H0, और बेस कितना आ रहा है बच्चों मेरे लिए? U0। दैट्स इट। तो ये मेरे पास कितना मिल गया? थीटा नोट। और इसी प्रकार थीटा आई की वैल्यू निकालूंगा तो कितना आएगा? इसका परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो कितना आ जाएगा? यहां से लेके यहां तक जाओ बच्चों, ठीक है। अच्छा, वैसे मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं, अगर तुम थीटा नॉट की वैल्यू यहां से निकालते हो कितना है? वैसे मैं इसको H1 लिख देता हूं और यहां पर क्या लिख देता हूं? UE लिख देता हूं। आपको पता चल गया हो कि ये क्या है बच्चों? कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप है तो इसके लिए मुझे मैग्नीफाइंग पावर
एक तो सिंपल माइक्रोस्कोप की उठानी पड़ेगी और एक ऑब्जेक्टिव लेंस की। आप सबको पता होगा कि ऑब्जेक्टिव लेंस का अगर मैं मैग्नीफाइंग पावर निकालूं तो तुम्हें पता माइनस का V/U, ये मैंने कहाँ से उठाया बच्चों, ये मैग्निफिकेशन वाला जो फॉर्मूला है उसी से उठा लिया। अब तुम्हें V लिया है तो ये भी नोट वाला होगा और ये भी नोट वाला होगा, मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस की इमेज अपॉन ऑब्जेक्टिव लेंस का ऑब्जेक्ट, और माइनस तो आपको पता फॉर्मूले में होता ही है। तो ये मुझे मैग्निफिकेशन किसका मिला, ऑब्जेक्ट का। और आई पीसीस का किससे मिलेगा, अगर ये आंखों के पास है तो तुम्हें मैग्नीफाइंग पावर का पहले से मिल चुका होगा बच्चे। ये फॉर्मूला क्या होता है इसका, देखो यहाँ पर लिख रखा है 1 + D/F। तो यहाँ पर भी मैं वैल्यू क्या लिख लूंगा, ME के लिए 1 + D/F। अब F कौन सा उठाऊंगा, E वाला, क्योंकि मैं किसकी बात करने वाला हूँ, आई पीसीस लेंस की। तो मुझे 2 मैग्निफिकेशन मिल गए। तो मुझे अगर नियर पॉइंट का जो मुझे टोटल मैग्निफिकेशन चाहिए वो एक तो ऑब्जेक्टिव लेंस का होगा और एक आई पीसीस का होगा। ऑब्जेक्टिव लेंस का कितना मिला, V0 में U0, और आई पीसीस का कितना मिला है बच्चों मुझे 1 + D/FE। अगर तुम यहाँ पर, अब तुम सोच रहे होंगे कि सर मैंने M0 और ME की वैल्यू अलग अलग निकाल के मल्टीप्लाई क्यों किया, इससे पहले भी तो अपने किया था। tan थीटा नो tan थीटा दोनों की वैल्यू निकाल सकते थे, लेकिन आपने नोटिस किया बच्चों यहाँ पर कौन आ गया, H0, और यहाँ पर क्या आ गया, H1। दैट मीन्स मुझे H1 को अब H0 में लेके आना पड़ता। कैसे, आपको दिख रहा है ये ट्राइंगल बहुत सारे बने, नहीं ट्राइंगल से मुझे क्या करना पड़ता, सिमिलरिटी ट्राइंगल प्रूफ करना पड़ता। H1 को गायब करने के लिए H0 को लाना पड़ता, फिर मैं जो काटा पीसी करनी पड़ती। इससे अच्छा है कि मैं इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप को एक तो सिंपल ऑब्जेक्टिव लेंस के हिसाब से मैग्निफिकेशन उठा लूं और एक हमारे लिए कौन सा उठा लूं बच्चों, सिंपल माइक्रोस्कोप की वजह से। तो आपको दिख रहा होगा ये वाला फॉर्मूला मैंने यहीं से उठा लिया और दोनों को आईपीसीस के हिसाब से मान लिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। तो फाइनल मेरे पास जो आंसर मिला नियर पॉइंट के लिए, मैग्निफिकेशन फॉर नियर पॉइंट, ध्यान रखना क्या मिला, माइनस का V0 U0 और 1 + D/FE। क्या ये मेरी बात समझ में आई? ये नियर पॉइंट के लिए बच्चों, किसके लिए, नियर पॉइंट के लिए। और अगर मैं यही फार पॉइंट के लिए निकालता, किसके लिए निकालता बच्चों, फार पॉइंट, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि जो नियर पॉइंट का मिलेगा वो एक तो ऑब्जेक्टिव लेंस का मल्टीप्लाई होगा और एक आईपीसीस का। ऑब्जेक्टिव का माइनस का V0 में क्या आएगा, U0, और इसका कितना मिला 1 D/FE। ये मुझे नियर पॉइंट के लिए मिला। और यहीं पर अगर मैं मैग्निफिकेशन निकालता किसके लिए बच्चों, फार पॉइंट के लिए, तो तुम कुछ नहीं करते, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, तुम्हारा 1 को गायब कर दो, सिंपल सा आंसर आ जाएगा, दैट्स इट। ये तुम्हारे लिए फार पॉइंट की वैल्यू मिल चुकी है। इसमें ना एक एक्स्ट्रा टॉपिक है जिसके बारे में मैं जरूर बताना चाहूँगा बच्चों, तुम्हें याद रखना पड़ेगा। वो है बच्चों, क्या लिखा है बच्चों मैंने, ये ट्यूब लेंथ। ट्यूब लेंथ दैट मीन्स न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। किसकी बात कर रहा हूँ बच्चों मैं, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको बताता हूँ, मैं इस वाली स्लाइड को, अरे नहीं, इसको नीचे लेके आता हूँ और ये वाली स्लाइड को कॉपी कर लेता हूँ। थोड़ा होगी क्या ये कॉपी, होनी तो चाहिए, देखते हैं, थोड़ा वेट करना पड़ेगा बच्चों अपन को हो तो जानी चाहिए। देखें होगी क्या, नहीं अभी तक तो नहीं हुई, हो गई, ठीक है, बस। तो मुझे इसमें से इन सब चीज़ों को हटाना पड़ेगा ताकि मुझे थोड़ा सा स्पेस मिले, ठीक है ना, दैट्स इट। तो मैं ट्यूब लेंथ के बारे में बता रहा था बच्चों। तो ट्यूब लेंथ जो होगी मेरे पास वो आपको दिख रहा होगा, एक तो गैप ये वाला दिख रहा है V0 और एक कौन सा गैप दिख रहा है बच्चों मुझे, UE। तो V0 और UE इन दोनों को ढंग से देखना। UE की वैल्यू मैं पहले भी निकाल चुका हूँ, आपको पता चला होगा बच्चों, ये देख सकते हो आप, ये रहा FD/F + D। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, FD/F + D। अब बताओ ये आईपीसीस के लिए तो फोकस भी इसकी कौन सी आएगी, FD वाली आने वाली। कौन सी वाली आने वाली बच्चों, D वाली। अब V0 की मैं वैल्यू निकालने जाऊंगा तो क्या आएगा हमारे पास, UF/U - F। अब F कौन सा आएगा हमारे पास, F0। इन दोनों की वैल्यू लेंस फॉर्मूले से तुम निकाल सकते हो। ये ट्यूब लेंथ का फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताया बच्चों मैंने, और किसी तरीके से नहीं बताया। तो आप न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना, ट्यूब लेंथ का फॉर्मूला आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए। वैसे मैं तुम्हें बताऊं एक्सरसाइज पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आपको डायग्राम दे दिया ट्यूब लेंथ की वैल्यू निकालने के लिए पूछ दे तो तुम आसानी से निकाल सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन में तुम्हारे पास VE भी रहेगा, UE भी रहेगा, V0 भी रहेगा, U0 भी रहेगा, आसानी से निकाल सकते हो। चाहो तो 1-2 न्यूमेरिकल ट्राई करना है इसके, SL अरोड़ा से ट्राई कर लेना, बिल्कुल अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए ना। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ये कौन से टाइप का टेलीस्कोप होता है बच्चों, ये रिफ्रैक्टिंग टाइप का टेलीस्कोप होता है। किस टाइप का होता है, रिफ्रैक्टिंग। इसका मतलब अपन इसके अंदर किसकी बात करने वाले हैं बच्चों, रिफ्रैक्शन की। तो सबसे पहले मैं इसका डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ, उसी सीक्वेंस से इस डायग्राम को आप फॉलो करेंगे, ठीक है ना बच्चों। ठीक है, तो ये हुआ डायग्राम को अंजाम देने का काम खत्म।
ठीक है, टेलीस्कोप को थोड़ा सा जल्दी से खत्म करते हैं। आप सबके सामने मैंने डायग्राम बनाया, जिस सीक्वेंस से मैंने बनाया, जिस सीक्वेंस से मैंने ड्रॉ किया। अगर डायग्राम अच्छे से बना पाते हो तो आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है ना। आपको ड्राइव करने में ज़्यादा मशक्कत करनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको मैग्नीफाइंग पावर, एंगुलर साइज लेना, इमेज का एंगुलर साइज लेना ऑब्जेक्ट का। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ कितनी मान लेता हूँ, f0। आई पीसेस की फोकल लेंथ कितनी मान लेता हूँ बच्चों में, fe। ठीक है, राइटिंग सही लिखनी पड़ेगी, नहीं तो स्पीड भाग जाएगा। इसकी वैल्यू क्या लिखूंगा, f0, और इसकी वैल्यू क्या लिखूंगा मैं, fe। इमेज इनफाइनाइट से आ रही है, इसलिए u0 की वैल्यू कुछ होगी नहीं, लेकिन यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट फर्स्ट वाली जो इमेज मुझे मिल रही है, मतलब ऑब्जेक्ट तो इनफाइनाइट से आ रहा है, लेकिन फर्स्ट वाली जो मुझे इमेज मिल रही है एक्चुअली में ध्यान रखना वो v0 नहीं कहलाएगा, वो f0 कहलाएगा, क्योंकि उससे फोकस्ड होना बहुत ज़रूरी है। और यही इमेज दूसरे वाले के लिए इमेज का ऑब्जेक्ट का काम करने वाली है, इसे अपन क्या बोलेंगे, ue। और यही ue आगे जाके एक नई इमेज दे रही है, जिसे अपन फाइनल इमेज बोलने वाले हैं बच्चों। क्या बोलेंगे, फाइनल इमेज। और फाइनल इमेज की वैल्यू मेरे पास क्या है, hi। ठीक है, मैग्नीफाइंग पावर निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, थीटा नोट में डिवाइड करना पड़ेगा, किसकी वैल्यू, थीटा थीटा आई में डिवाइड करना पड़ेगा बच्चों मुझे, किसकी वैल्यू, थीटा नोट की। ठीक है ना बच्चों, तो चलो देखते हैं थीटा नोट की वैल्यू मेरे पास और थीटा आई की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी। थोड़ी सी स्पेस मेरे को चाहिए होगा, चलो ठीक है, यहाँ से निकालते हैं। तो सबसे पहले टेन थीटा और नोट की वैल्यू निकालते हैं। फॉर्मूला क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ऑब्जेक्ट यहाँ से आ रहा है तो तुम्हें पता चला होगा कि यहाँ पर ये क्या है मेरे पास, h1, और नीचे डिवाइड किसका हो जाएगा बच्चों, f0 का। और थीटा आई की वैल्यू ये दिख रहा है बच्चों, आई, इसमें भी h1 आ रहा है परपेंडिकुलर में, और बेस कितना आ रहा है, ue। थीटा, इन दोनों की वैल्यू मिल चुकी है, तो थीटा नोट ये रहा और थीटा आई मेरे पास ये रहा। दोनों की वैल्यू मैग्नीफिकेशन निकालने के लिए, मैग्नीफाइंग पावर निकालने के लिए दोनों की वैल्यू पुट कर दूंगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, h1 डिवाइडेड बाय ue, और नीचे क्या आ जाएगा, h1 डिवाइडेड बाय h1 है ये बच्चों, ध्यान रखना ये। और क्या आ जाएगा, f0, याद रखना है f0 मतलब पहले वाले ऑब्जेक्टिव लेंस की बात हो रही है। ये तो उससे कट आउट हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, f0 अपॉन में ue। ये मुझे किसकी वैल्यू मिली बच्चों, मैग्नीफिकेशन। क्या ये मेरा फॉर्मूला बिल्कुल परफेक्ट है, क्या इसको मैं यहीं पे छोड़ दूँ, नहीं बच्चों, तुम्हें पता है u और v जब भी आते हैं तो मुझे इनकी वैल्यू निकाल के रखनी पड़ती है। तो यहाँ पर जो मेरे पास m जो मिल रहा है वो f0 मिल रहा है, और नीचे क्या है, ue। ue की वैल्यू तुम्हें मैंने पहले ही बता दी है, fd अपॉन f प्लस डी चलता है। अगर यहाँ पर e है तो ये भी e होगा, ये भी e होगा, दोनों की वैल्यू उठा के रख देंगे, तो f0 नीचे क्या आ जाएगा, fe, और इधर चल रहा है d, ऊपर क्या चला जाएगा, fe प्लस में d। ब्रैकेट क्लोज कर देना, m की वैल्यू निकाल देना। f0 में fe एक साथ चलेगा, fe बटे d प्लस d अपॉन d, क्या कर दिया मैंने, अलग अलग अंदर से डिवाइड कर दिया, पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 प्लस क्या बचेगा, fe, नीचे क्या बच रहा है, d, और इधर क्या चल रहा है, f0, और नीचे क्या चल रहा है, fe, बराबर में क्या चल रहा है, m। ये मुझे फाइनल फॉर्मूला मिल चुका है। और इसके आगे क्या आएगा बच्चों, माइनस आएगा, ये जरूर ध्यान रखना, क्या आएगा इसके आगे, माइनस। मैं आपको बता देता हूँ, माइनस की बहुत ज़रूरत थी मुझे। इसकी वैल्यू फिलहाल अभी तुम मान के चलो कि इसकी वैल्यू माइनस है, और उसको मैं प्लस कैसे करूंगा, ये कुछ ऐसा चल रहा है, ठीक है ना। ये मैग्नीफाइंग मुझे मिल चुका है, लेकिन याद रखना बच्चों, ये नियर पॉइंट के लिए मिला है जो भी मुझे मिला है, लेकिन अगर मैं फार पॉइंट के लिए निकालूंगा तो फार पॉइंट में कुछ नहीं करना है, ये f0 है, ये fe है, 1 को गायब कर देना, fe अपॉन d हो जाएगा, f से fe कट जाएगा, तो f0 अपॉन में d बच जाएगा। ये मुझे फार पॉइंट की वैल्यू मिल गई है, ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस अपन को लगानी नहीं है। ये एस्ट्रोनॉटिकल टेलीस्कोप और रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप अपना कंप्लीट हुआ। इसमें भी देख रहे हो बच्चों क्या लिखा हुआ है, ट्यूब लेंथ, तो इसकी भी ट्यूब लेंथ आसानी से निकाल लेना, किसके बराबर हो जाएगी, ue में क्या जोड़ देना, f0। बड़ा सिंपल हो गया यार। अगर मैं ट्यूब लेंथ निकालूंगा, ठीक है ना, lt सॉरी, तो उसमें क्या जुड़ जाएगा, ue में क्या जुड़ जाएगा, f0। ue की वैल्यू अभी भी बता दी बच्चों मैंने तुम्हें, ये रही, क्या आ जाएगा, fed अपॉन fe प्लस d, और प्लस क्या कर देना, f0। ठीक है बच्चों, अब अपन बात करने वाले हैं किसकी, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप की। तो इसका डायग्राम सबसे पहले मैं बना देता हूँ, उसके बाद अपन आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ठीक है, डायग्राम की रस्म पूरी हो चुकी है। ये अपन बात करने वाले हैं बच्चों किसके लिए, टेरेस्ट्रियल या फिर रिफ्लेक्टिंग। एक्चुअली में इसका एक और नाम है बच्चों, वो है इरेक्टिंग टेलीस्कोप। इरेक्टिंग का मतलब क्या होता है, जो किसी भी ऑब्जेक्ट से इमेज जो बनने वाली है उसको क्या करेगा, सीधा करेगा। आप सब देख सकते हैं कि इससे पहले जो अपन ने टेलीस्कोप पढ़ा था उसमें जो इमेज मिलने वाली थी वो मुझे कैसी मिली थी बच्चों, उल्टी मिली थी। दैट मीन्स इसीलिए मेरा यहाँ पर मैग्निफिकेशन के लिए मैंने बच्चों नेगेटिव लिया। लेकिन यहाँ पर जो मुझे इमेज मिलने वाली वो कैसी मिलने वाली बच्चों, सीधी मिलने वाली। इसका मतलब ये जो लेंस है ना, ये कौन सा लेंस है, इसे अपन बोलते हैं
इरेक्टिंग लेंस। एक्चुअली में ये सिर्फ और सिर्फ बनने वाली इमेज को सीधा करने का काम करता है, ताकि आई पीसेस इसको आसानी से सीधा करके देख सके। ऑब्जेक्टिव लेंस से बनने वाली जो इमेज होगी वो तो उल्टी होगी, तो इन दोनों की जो फोकल लेंथ है वो 2f से थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया, ताकि ये जो इमेज बने वो इरेक्टिंग बने। अब तुम बात करोगे इसका मैग्निफिकेशन की बात, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला तुम्हें याद है बच्चों क्या था, f0/fe। तो इसके लिए भी सेम होगा, कोई डेरिवेशन नहीं है, f0/fe और 1 प्लस क्या आ जाएगा बच्चों हमारे पास, ये देख सकते हो fe/d। तो सेम फॉर्मूला, बस माइनस की जगह क्या आ जाएगा प्लस। ये नियर पॉइंट के लिए, और अगर मैं फार पॉइंट की बात करूंगा तो f0/fe और fe में d का डिवाइड, fe से fe कटाए, mf की वैल्यू क्या है f0/d। ये मुझे फार पॉइंट के लिए मैग्निफिकेशन पावर मिल चुका है। अब फाइनल हमारे पास जो टेलीस्कोप बचता है वो क्या है, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। आप सब देख सकते हैं, इसमें कोई डेरिवेशन करने की बात नहीं है। आप देख सकते हैं रे ऑफ लाइट जहां से भी आने वाली है वो एक मिरर से टकरा रही है। मिरर से टकराने के बाद आप देख सकते हो सेकेंडरी मिरर जोड़ रखा है, जबकि यहाँ पर ये कौन सा है बच्चों मेरे पास, प्राइमरी मिरर है ना। प्राइमरी मिरर से टकराने के बाद सेकेंडरी मिरर जो कि थोड़ा सा टिल रहता है किसी एंगल पर, टिल होने के बाद मेरे पास यहाँ पर क्या दे रखा है, एक लेंस दे रखा है जो कि आईपीसी से गुजर रहा है। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप के लिए यहाँ पर एक्चुअली में इससे पहले वाला जो था वो भी रिफ्लेक्टिंग था, सॉरी रिफ्रैक्टिंग था, ये रिफ्रैक्टिंग नहीं है। और यहाँ पर भी ये क्या है, रिफ्लेक्टिंग वाला टेलीस्कोप है। ठीक है ना, तो अपन ठीक है, यहाँ तक तुम कर लेना। और डेरिवेशन को ध्यान रखना कि तुम्हारे पास एस्ट्रोनॉटिकल जो टेलीस्कोप है, और अगर बात करें अपन किसकी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इनके मैग्निफिकेशन पावर पढ़ के जाना है, और सिंपल माइक्रोस्कोप के न्यूमेरिकल जरूर लगा के जाना। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, थैंक यू।